हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, इस समय हमारे एक राजनीतिक गलियारे में कह लीजिए या हमारे चारों तरफ एक बहुत ही विचारणीय मुद्दा चर्चा में चल रहा है और वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर के कि प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हटाया जाना चाहिए, ऐसी बात कुछ लोग कह रहे हैं। वहीं दूसरे लोग कह रहे हैं कि प्रस्तावना में इन सारे जो शब्द हैं जिनको हटाने की बात की जा रही है, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। और एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार की कोई भी बात संविधान पर हमले के तौर पर देखी जा रही है। तो दोस्तों, इसी मुद्दे पर एक बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल डिबेट खड़ा होता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है या नहीं। क्या प्रस्तावना में संशोधन के माध्यम से जिन चीज़ों को लेकर के बात की जा रही है, क्या वो संभव है या नहीं है। क्या ये वास्तव में विवाद खड़ा करने की एक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है। क्या है आखिर इसका सच। तो इसी चीज को लेकर के मैं आपके साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि यह मुद्दा आपके यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है और इंटरव्यू के लिए भी। साथ के साथ हमें यह जानना भी चाहिए कि प्रस्तावना है क्या और प्रस्तावना संविधान का क्या हिस्सा है, किस तरीके से, और ये क्यों जरूरी है। ये हम सभी भारतीय नागरिकों को समझना चाहिए, क्योंकि इस प्रस्तावना ने हम सभी भारतीय नागरिकों को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, इतने बड़े स्तर पर कि आपको मैं बताया नहीं सकता। आज हम जहां पर खड़े हैं, जो हमें बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं प्रस्तावना के अंतर्गत संविधान में निहित हैं। इसलिए हर व्यक्ति को प्रस्तावना और भारतीय संविधान की समझ होनी चाहिए। तो चलिए इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर ये विवाद आखिर खड़ा हुआ कैसे और इस विवाद में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या एक बना बनाया एक कहा जाए कि एक दिशा है कि धीरे धीरे इस तरह की चीजें खड़ी की जाए और फिर आगे चल करके इस तरह की समस्याओं को सॉल्व आउट किया जाए। क्या है ये। तो चलिए इस पर मुद्दा चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि स्टडी IQ IAS अपने सभी छात्रों के लिए जो अभी 2027 या 28 को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक बैच लॉन्च किया है जिसमें एडमिशन की लास्ट डेट 30 तारीख है और साथ के साथ उन्हें मानसून धमाका सेल का ऑफर भी दिया गया है और उसकी सेल की लास्ट डेट भी 30 तारीख है। यानी कि इसके माध्यम से आप MK लाइव कोड के द्वारा 70,000 की फीस की जगह पर मात्र 30,999 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका लॉन्ग टर्म बैच है, इवनिंग बैच है, जिसमें आपकी पहले बेसिक क्लास कराई जाएगी, फिर आपकी फाउंडेशन प्री कम मेंस की कंबाइंड क्लास कराई जाएगी, देन आफ्टर प्री और मेंस के लिए सेपरेट क्लासेस होंगी। आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ के साथ आपको बुक्स का सेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपको कहीं और कुछ परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेंटरशिप प्रोग्राम है और भी बहुत सारी चीजें, वो जब सभी चीजें जो आपको सिलेक्शन के लिए जरूरी होती है और जिसके लिए आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, वो सब आपको कुछ नहीं करना है। केवल और केवल MK लाइव कोड के माध्यम से ये मात्र 30,999 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा और मेरी गाइडेंस में रह करके आप तैयारी करेंगे। मानसून धमाका सेल यानी कि एक ऐसा मौका जिसमें आपको 2-4 हजार रुपए बचते हैं और उसके माध्यम से आप अपनी तैयारियों घर बैठे क्वालिटेटिव एजुकेशन आप ले सकते हैं और टू द पॉइंट जो सिलेक्शन ओरिएंटेड जो स्टडी है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। हिंदी माध्यम में रहेगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और बाकी कोई भी चीज हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर ही सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि प्रस्तावना में संशोधन की चर्चा आई। यह चर्चा आई क्यों दोस्तों। RSS के महासचिव हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले। इन्होंने कहा कि प्रियम्बल इज द इटर्नल, आर द थॉट्स
द सोशलिज्म एज एन आइडियोलॉजी इटरनल फॉर इंडिया, यानी कि प्रस्तावना शाश्वत है। क्या भारतीय संविधान के लिए समाजवाद शब्द शाश्वत है? उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने आगे भी कहा कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो जैसे शब्द हैं, जो आपातकाल के दौरान 1976 में इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया आपातकाल के दौरान। तो उन्होंने कहा कि इनको जोड़ा गया है, इनको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के मूल संविधान में ये शामिल नहीं थे। दोस्तों, ये बात उन्होंने कही है और इसी बात को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। अब चूंकि स्वाभाविक सी बात है, आरएसएस है और केंद्र में बीजेपी सरकार है, और आरएसएस और बीजेपी सरकार दोनों का आप अच्छे से जानते हैं, दोनों का आपस में एक गठबंधन है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कोरिलेट पार्टियां हैं, दोनों एक दूसरे को बड़े बड़े स्तर पर सपोर्ट भी करती हैं, दोनों की लगभग विचारधारा एक जैसी है, राजनीतिक विचारधारा या धार्मिक सांस्कृतिक विचारधारा, इन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक हैं। तो नेचुरल सी बात है कि आरएसएस ने यह बात अपनी कही, और यह बात आप अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर, बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को अपने अनुसार चेंज करना चाहते हैं। ठीक है ना? और ये बात इलेक्शन के ड्यूरेशन में हम लोगों ने पहले भी सुनी थी, और कई सारे जो सांसद हैं, सारे लोग हैं, उन्होंने भी इस बातों को कहा था। वो अलग बात है कि ये सब ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है ना? ये सारी बातें उठती रही हैं बीच बीच में। तो जब ये बात उठी तो फिर मुद्दा फिर गर्मा गया। अब इस बात को लेकर के जो विपक्षी लोग हैं, उन्होंने इसको लेकर के अपनी बातें रखी, सारी चीजें की। जैसे राहुल गांधी हैं, उन्होंने कहा है कि आरएसएस संविधान को हथियाना चाहता है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। केशव वेणुगोपाल हैं, उन्होंने कहा कि आरएसएस एकमात्र एजेंडा संविधान को खत्म करना है, आरएसएस का एकमात्र एजेंडा। ठीक है ना? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी कहती है कि यह हिंदू राष्ट्र की दिशा में संविधान को कमजोर करने की एक चाल है। ठीक है ना? सीपीआई, सिंपल जो मार्क्सवादी नहीं है वो भी सीपीआई कह ली है कि अंबेडकर ने हिंदू राष्ट्र के विचार को सिरे से नकारा था और संविधान में धर्मनिरपेक्षता के विचारों को प्रतिबिंबित किया था। उन्होंने बेशक संविधान में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था प्रस्तावना में, लेकिन पूरे संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के मूल्यों को शामिल किया था। यह बात कही गई है। अब बात आती है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? क्या ऐसी कोई चीज है? कैसे है? तो इसी को लेकर के हम सभी पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सेकुलर और संविधान यानी कि समाजवाद शब्द हटाए जा सकते हैं या नहीं हटाए जा सकते हैं? क्या किया जा सकता है? प्रस्तावना से हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता? इसको सुनिए। देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दे रखी है, और 368 के अंतर्गत कहा गया है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन करने की अपनी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत कर सकती है, और साथ के साथ अपना एक जो बहुमत है, उस बहुमत के आधार पर किसी भी चीज में संशोधन कर सकती है, एक बहुमत के आधार पर कर सकती है। ठीक है ना? यानी कि अगर सोचिएगा, प्रस्तावना में संशोधन करना है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ संशोधनों के लिए, यहीं पर ध्यान रखिएगा, अगर कुछ विशेष संशोधन है, कुछ विशेष संशोधनों के लिए ध्यान रखना, संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति जरूरी है, राज्यों की सहमति जरूरी है।
यानी कि आप जानते हैं कि बहुमत 3 प्रकार का होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष के साथ में आधे से अधिक राज्यों की सहमति, यानी कि 3 प्रकार की चीजें हैं। यानी कि जो सामान्य प्रावधान है उनको साधारण बहुमत के द्वारा 50% + 1 का जो फॉर्मूला होता है उसके द्वारा कर सकते हैं। विशेष बहुमत आधे से अधिक प्लस संसद में मौजूद और वोट देने वाले लोगों का 2/3 बहुमत, और फिर विशेष बहुमत के बाद में आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है। ठीक है ना। और जब उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हैं तो इसी प्रावधान के तहत ही 42वें 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ। भाई संविधान के सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के तहत ही हुआ था 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है ना। और प्रस्तावना में हुआ, सरकार ने किया क्योंकि उसके प्रावधान ऐसे थे, उसके बिहाफ पर उन्होंने कर दिया। ठीक है। लेकिन बात आती है कि क्या यह संभव था? इसी बात को लेकर के ये जो कंसेप्ट है, इसको लेकर के कंसेप्ट आया था, आप लोग जानते होंगे 1973 का एक केस था, केशवानंद भारती केस। उसमें कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद सभी भागों में संशोधन कर सकती है। यह इसी के तहत प्रावधान था। इवन प्रस्तावना में भी कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, मूल ढांचे में नहीं कर सकती। यानी कि पहली बार मूल ढांचे का कंसेप्ट आपके केशवानंद भारती केस में यह बताया गया था, मूल ढांचे का। यानी कुल मिलाकर के संसद के पास यह शक्ति है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भाग में भी संशोधन किया जा सकता है। नंबर 1, केशवानंद भारती केस में उन्होंने कहा कि संसद के पास पूरी शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। और इसका मतलब है कि आप प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हो। और इसी के बाद ही जब यह केस आ गया तो फिर इसी के बाद 1976 में 42वें 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत संविधान में बहुत बड़े बदलाव किए गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए थे और इसी को ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि यह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक संविधान विशेषज्ञों ने कहा इतना बड़ा बदलाव किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है। संविधान के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उनमें बदलाव किए गए थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इसी के तहत प्रस्तावना में भी बदलाव किए गए, प्रस्तावना में भी बदलाव किए गए। ठीक है ना। और वो बदलाव क्या थे? इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। बात यह आती है, अब यहां से शुरू होती है कि प्रस्तावना में संशोधन को लेकर के विवाद का मुद्दा खड़ा हुआ ही क्यों खड़ा हुआ? बात यहां पर है, क्या जरूरत थी? इसको छोड़ देते। आप लोग जानते हैं प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हमारे संविधान का एक तरीके से प्रारंभिक रूप है, पहला पार्ट से कह सकते हैं, बिल्कुल मतलब एक इंट्रोडक्शन के तौर पर है, जिसमें पूरे संविधान का सार एक तरीके से दिया हुआ है, जिसमें यह दिया हुआ है कि हम भारत के लोग, यानी कि भारतीय संविधान पूरी व्यवस्था की शक्ति का स्रोत जनता है।
हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, यानी कि उसका स्वरूप समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है ना। इसमें न्याय की बात की गई है, इसमें समानता की बात की गई है, अवसर की समानता से लेकर के न्याय की बात की गई है, सारी चीजें, देश को एकता, अखंडता को बनाए रखने की बात की गई है। और इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि हमने संविधान को किस तिथि को, किस डेट को अपनाया था, वो भी दे रखा है। यानी कि शक्ति के स्रोत से लेकर के उसके स्वरूप से लेकर के सब कुछ, यानी कि भारतीय शासन प्रशासन, भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है, यह भी आपके प्रस्तावना में दे रखा है। लेकिन सरकार इसमें कुछ बदलाव करना चाहती थी, इस वजह से 1976 में यह बात उठी। लेकिन उससे पहले भी इस बात को लेकर के चर्चा चली थी, जिसकी वजह से ये सारे काम रुक गए थे। अब इसके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके कुछ केस थे, केसेस। पहला केस था 1960 का, जिसे हम कहते हैं बेरूबारी केस, बेरूबारी केस, ठीक है ना। और बेरूबारी केस में 1960 के केस में संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। साफ साफ कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है ना। और इसीलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता, इसलिए इसमें संशोधन संभव नहीं है। यह उन्होंने इस बात को कह दिया था। तब से बात चली आ रही है कि क्या इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यानी कि इसको ना तो जस्टिसेबल किया जा सकता है और ना ही कुछ और किया जा सकता। और यह बात आप अच्छे से जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को बाद में रिव्यू कर सकता है और अपने निर्णय को खुद ही बदल सकता है, कोई और नहीं बदल सकता। तो इसी वजह से दूसरा जो केस आया वो था आपका सेकंड 1973 का केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट, ये एक राज्य मामला था 73 का। और इसमें उन्होंने, और ये सबसे बड़ा कहा जाए कि 13 जजों की बेंच बैठी थी, 13 सबसे बड़ी बेंच थी उस समय की, और उस जज पूरी बेंच ने मिलकर के यह डिसीजन दिया था। और इन्होंने अपने बेरूबारी केस के जो फैसला था उसको बदल दिया, यानी कि इस फैसले को बदला और बदल के कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, ओके। और संविधान का भाग है तो इसका मतलब है संशोधनीय भी है, यानी कि ये संशोधनीय भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ही यह डिसीजन दिया था, यानी कि संविधान का अभिन्न अंग है तो संशोधनीय भी है। लेकिन इसमें उन्होंने कह दिया कि यह कहा कि मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। बोले कि बाकी तुम सब कुछ बदल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा क्या है यह नहीं बदला जा सकता। लेकिन संविधान का मूल ढांचा है क्या, इसकी सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई व्याख्या नहीं की। बोले कि समय समय पर जो निर्णय आते गए उससे मूल ढांचे के जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो निकल करके आते रहे, लेकिन उसने कभी भी इसकी व्याख्या नहीं की। क्योंकि एक बार अगर व्याख्या कर दी तो समझ लीजिए फिर उसके अलावा बाकी सारी चीजें भी बदल जाएंगी फिर, क्योंकि इतने सारे वकील और ये सब लोग बैठे हुए हैं कि वो कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ों को बदलने का तरीका ढूंढ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में एक कमान रखी है, ठीक है ना, अपने हाथ में एक कमान रखी है। तो न्यायमूर्ति सी के दफ्तरी ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है और यह संविधान निर्माताओं के मन को, की भावना को समझने का एक साधन है कि वो क्या चाहते थे। यह बात उन्होंने इस समय कही थी। यह बात हो गई सारी चीजें, और जब यह फैसला मिल गया उसी के बाद ही सोचिएगा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये 3 शब्द जोड़े गए। और जब ये तीनों शब्द जोड़े गए तो ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के ध्यान रखिएगा, इसने मूल ढांचे के सिद्धांत को
नहीं बदला, नहीं बदला। यानी कि यह मूल ढांचे के सिद्धांत की भावना के अनुकूल था। यह बात समझ लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद एक केस और आया, उसको भी देखिएगा। एक केस और आया, उसे कहते हैं एसआर बोम्मई केस, 1994 का, 1994 का एसआर बोम्मई केस। ये रहा, ठीक है ना। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचे का एक हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, यानी कि जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता, बेसिकली धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि पंथ निरपेक्षता कहिए, पंथ निरपेक्षता, यह मूल ढांचे का हिस्सा है, यह उन्होंने कहा का भाग है। इसका मतलब है उन्होंने इस शब्द को मूल ढांचे से जोड़ लिया और उन्होंने कहा कि यदि कोई भी ऐसा प्रावधान आता है, ऐसा कोई संशोधन आता है जो धर्मनिरपेक्षता को नष्ट करने वाले तत्व से जुड़ा हुआ है, उसको बदलता है, तो ऐसे संशोधन को रद्द किया जा सकता है। ठीक है ना, ऐसे संशोधन को रद्द किया जा सकता है। यानी कि सब कुछ करिए लेकिन मूल ढांचे को मत छेड़िए। ठीक ठीक। उसके बाद और भी चीजें आई जिनको हम लोग देख सकते हैं। एक है आपका मनु भाई शाह केस है, LIC केस जिसे कहते हैं, LIC 2010 का केस है, LIC वर्सेस मनु भाई, LIC वर्सेस मनु भाई केस है। इसमें साफ साफ कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। साफ साफ कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो इस तरीके से सारी बातें आपकी आ गई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए प्रस्तावना को लेकर के, आए दिन चर्चा चलती रहती है, सारी चीजें होती रहती हैं और लगातार मुद्दे चलते रहते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से यह स्थिति उभर करके आई कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। बिल्कुल सही है। दूसरा, यह संविधान की आत्मा और कुंजी है, यह भी कही। साथ के साथ प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन को समझने का एक साधन है, यह भी बात कही उन्होंने। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह संशोधन नहीं हो सकता या इसमें संविधान के समीक्षा के दायरे में नहीं आती। बिल्कुल, यानी कि यह संविधान का हिस्सा है, इसलिए संशोधनीय भी है। लेकिन संशोधन उतना ही हो सकता है जिससे कि मूल ढांचे का सिद्धांत ना बदले। ठीक है ना। जैसे मूल ढांचे के सिद्धांत के मूलभूत तत्व क्या है, जैसे लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, संघवाद है, ऐसे जो शब्द हैं, ये सारी चीजें मूल ढांचे का एक हिस्सा हैं जिनको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में बताता रहा है। ठीक है ना। कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रस्तावना का उपयोग दिशा निर्देशों को देने के लिए, मार्गदर्शन के लिए इसका किया जाता है और मौलिक अधिकारों की समीक्षा करने, उसकी व्याख्या करने में इसकी उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। और इन कई सारे प्रावधानों में राज्यों की जो नीतियां हैं, राज्य की जो नीतियां हैं, उनकी संवैधानिकता कि वो कितने संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं, उसकी जांच भी इस आधार पर की जाती है। कुल मिलाकर के तो ये एक विवाद है, ये सारी चीजें हैं। अब बात आती है कि अगर ये सब कुछ मूल ढांचे का हिस्सा है तो क्या आरएसएस ने सोच समझ करके, आरएसएस के जो महासचिव हैं दत्तात्रेय जी, उन्होंने क्या सोच समझ करके नहीं बोला? उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में इनको जोड़ा गया। विवाद यहीं से खड़ा होता है, इसलिए इनको हटाया जाना चाहिए क्योंकि संविधान के मूल भाग में नहीं था। अंबेडकर के मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे, इसलिए इनको हटाया जाना चाहिए। बात यह आती है, तो क्या अब तक, बस यहीं पर सोचिएगा, तो क्या अब तक जितने भी संशोधन हुए हैं वो भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मूल संविधान में नहीं थी? क्या उन सबको हटाया जाना चाहिए?
क्या जो अंबेडकर का जो मूल संविधान था केवल उतना ही रखना जाना चाहिए? क्या उसमें संशोधन संभव नहीं है, या खाली इन 2-3 शब्दों को लेकर के ही परेशानी है? बात यह है, अगर हम अंबेडकर के मूल संविधान की बात करें तो फिर बाद में जितने भी 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हुए हैं उनको भी हटाया जाना चाहिए, उनको भी खत्म कर देना चाहिए। क्या यह संभव है? इसलिए मैंने कहा, क्या यह एक विवाद खड़ा करने की स्थिति है या वास्तविक धरातल पर कही हुई बात है? अगर हम सीधे उधर जाते हैं कि चलो भाई अंबेडकर का ही संविधान लागू करेंगे, तो फिर अब तक जो संविधान संशोधन हुए वो होने नहीं चाहिए, उनको भी खत्म कर देना चाहिए। ये इज इट पॉसिबल? या खाली इन 2 शब्दों को लेकर के एक चीज, ठीक है ना? तो दूसरी तरफ यह बात उनको भी पता है कि इन शब्दों को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि मूल ढांचे के अनुसार है। अगर इन शब्दों को हटाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा, क्योंकि मूल ढांचे पर प्रहार माना जाएगा, और मूल ढांचे पर प्रहार माना जाएगा, और ऐसे किसी भी संशोधन को सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर देगा, कैंसिल कर देगा, सारी चीजें कर देगा, और फिर से कहीं ना कहीं हमारे समाज में लोगों के बीच में एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी जाएगी कि देखो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करने दे रहा, सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट के बीच की फिर लड़ाई खड़ी कर दी जाएगी, जैसा पिछले कुछ डिसीजंस में लगातार लोगों को दिखाया भी जा रहा है और देख भी रहे हैं। तो एक तरफ संवैधानिक संकट भी खड़ा होगा, सारी चीजें भी होंगी, इसलिए दूसरी तरफ राजनीतिक विवाद भी खड़ा होगा। हो सकता है कि उसके बिहाफ पर इनको कुछ राजनीतिक फायदा भी मिले, हो सकता है कि अपोजिशन वाले इसका विरोध करके अपना एक राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करें। दोनों तरफ से राजनीतिक फायदे की बात है कहीं ना कहीं, और हमें इस मसले पर नहीं पड़ना है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हम तो केवल संवैधानिक प्रावधानों की बात कर रहे हैं, संवैधानिक प्रावधानों की बात कर रहे हैं। तो इस मामले में अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि संविधान के अनुसार ये शब्द नहीं हटाए जा सकते, ठीक है ना? नहीं हटाए जा सकते, कारण क्योंकि मूल ढांचे में शामिल हैं, मूल ढांचे के तहत शामिल हैं, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, तो मूल ढांचे के तहत शामिल हैं, तो इसलिए संभव नहीं है, शामिल है, इसलिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकता है, संशोधन को रिजेक्ट कर सकता है, संशोधन को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है, और ऐसा करता है तो क्या होगा? तो सोचिएगा, अगर इसको रिजेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं एक विवाद खड़ा हो जाएगा केंद्र सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी बनाम लेजिस्लेचर, विधायिका और न्यायपालिका के बीच का विवाद खड़ा हो सकता है, ठीक है ना? तो इससे संभव है कि न्यायपालिका वर्सेस विधायिका विवाद खड़ा हो, ठीक है ना? और यदि नंबर 2 दूसरी सिचुएशन, अगर मान लीजिए 1% भी, मैं कहता हूं 0.01% भी अगर मान भी लिया जाए कि चलो बदला जा सकता है, हटाया गया, तो इसका प्रावधान क्या होगा? यदि हटाया गया तो क्या होगा? तो क्या? तब फिर कंडीशन यह होगी कि देश में अव्यवस्था खड़ी हो सकती है, राजनीतिक संकट, संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है, राजनीतिक या संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि विपक्षी और धर्मनिरपेक्ष जितने भी दल हैं वो इसका विरोध करेंगे और भारी विरोध करेंगे, और जनता सड़क पर भी उतर सकती है, सारी चीजें भी हो सकती है।
दूसरा, सामाजिक स्तर पर जो पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं या अन्य हैं, तो इसकी वजह से कुछ लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। जो असुरक्षा की भावना बढ़ेगी, कुछ जो निम्न वर्ग के लोग हैं, या फिर एक कहा जाए कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है, एक विशेष प्रकार का ध्रुवीकरण भी हो सकता है, सामाजिक ध्रुवीकरण, कि भाई दो अलग अलग ध्रुव बन सकते हैं, जो एक इसके पक्ष के हैं, जो इनके विपक्ष के हैं, यह भी हो सकता है। सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ने की संभावना है, ठीक ना। इसके माध्यम से तीसरा यह हो सकता है कि PIL दायर हो और संवैधानिक संकट खड़ा होने लगे, संविधान सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चुनौती दी जाने लगे। और चौथा, इसके माध्यम से एक और भी चीज है कि कहीं ना कहीं दुनिया में जो भारत की छवि है एक लोकतांत्रिक देश की, मानवाधिकारों के संरक्षण की, उस छवि को नुकसान पहुंच सकता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी इसकी वजह से पड़ सकता है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, यानी कि भारत की जो इमेज है, अच्छी इमेज बनी हुई है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हम सभी को समानता के स्तर पर लेकर के चलते हैं, सभी के साथ हम समान व्यवहार करते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, सभी धर्मों को हम सम्मान देते हैं, एटसेट्रा सारी चीजें। और जब इन शब्दों को हटाएंगे तो हो सकता है इस तरह का मैसेज दुनिया में जाए कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा है। यह भी हो सकता है, लेकिन हालांकि इस तरह की संभावना बहुत कम है कि इस तरह की चीजें हों, बदला जाए, ऐसी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा संविधान का गार्जियन बनकर के बैठा हुआ है, यानी कि संविधान की व्याख्या करने का जो असली कंसेप्ट है वो उसके पास है। अब बात आती है एक चीज और भी कि क्या ये संविधान संशोधन के माध्यम से ये शब्द जब जोड़े गए तो क्या उससे पहले भारत में भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष या समाजवादी नहीं था? जोड़ने से पहले क्या भारतीय संविधान समाजवादी या पंथनिरपेक्ष नहीं था, या हमारे संविधान में कहीं भी इसको लेकर के कोई भी प्रावधान नहीं थे? बिल्कुल थे दोस्तों, बिल्कुल थे। इसीलिए जब इन शब्दों को जोड़ा गया था, प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, इन शब्दों को जोड़ा गया था, तो मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं आया था, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसका मतलब वो सारी की सारी बातें हमारे यहां मौजूद थीं, बस इन शब्दों को जोड़ करके केवल और केवल दो शब्दों को ऐड किया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं केवल और केवल यह कहा जाए कि सांकेतिक बदलाव था। यह सिर्फ क्या था? सांकेतिक बदलाव। भारतीय संविधान इन शब्दों के बिना भी, प्रस्तावना में जब ये शब्द नहीं थे, उससे पहले भी पंथनिरपेक्ष और समाजवादी देश था, समाजवादी संविधान था, बिल्कुल एब्सोल्युटली था। और वही जो मूल तत्व है वही हमारा मूल ढांचा है, केवल इन दो शब्दों को जोड़ने से नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि सांकेतिक तौर पर इन शब्दों को हटा दिया जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय संविधान पंथनिरपेक्ष नहीं रहेगा या समाजवादी नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है। वो पहले भी था, 1976 से पहले भी था, 1976 के बाद भी रहेगा। कैसे, ये देख लीजिएगा। देखिए, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के भारतीय के संविधान में कहां कहां इसको लेकर के चर्चा है, तो देखिए अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यह आपके आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, 14 में। यानी कि सभी के लिए समान कानून है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यह बात साफ साफ कही गई है। इसका मतलब है कानून सबके लिए, मतलब है सब बराबर है। इसका मतलब वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी समाज का हो, सबके लिए बराबर। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव का निषेध, किसी भी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है और उसमें धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा अर्चना का अधिकार, धार्मिक संस्थानों के संचालन की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आप इसको रोक नहीं सकते, केवल शब्द हटाने से ये मूल अर्थ थोड़ा ना बदल जाएगा, मूल संविधान के जो प्रावधान है ये थोड़ा ना बदल जाएंगे। और उसी तरीके से अनुच्छेद 51
ए का पार्ट ई, उसमें भी कहा गया हर नागरिक को मौलिक कर्तव्य है समरसता और भाईचारे को बढ़ाना। मौलिक कर्तव्य आपका दे रखा है कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है देश की समरसता को बढ़ाए रखना, ठीक है ना, भाईचारे को बढ़ाए रखना, ये सारी चीजें। इसका मतलब अगर इस तरह की चीजें हम करेंगे तो संभव ही नहीं है। तो सबका कर्तव्य कहा गया, सब मिलजुल करके रहें, चाहे वो किसी भी पंथ, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी वर्ग से संबंधित क्यों ना हो। तो इसके प्रावधान आपके ऑलरेडी हैं। सेम उसी तरीके से समाजवाद के प्रावधान भी हमारे संविधान में ऑलरेडी हैं। ये रहे अनुच्छेद 38, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना। और ये राज्य को दिए गए निर्देश हैं कि राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, कि वह राज्य में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को उपलब्ध कराने के कार्य करेगा, उसके लिए नीतियां बनाएगा। अनुच्छेद 39, समान वेतन, संसाधनों का समान वितरण और बच्चों और महिलाओं का समान संरक्षण बिना किसी भेदभाव के सबके लिए करेगा। इसका मतलब यह नहीं है समान वेतन मतलब स्त्री और पुरुषों के बीच में ही नहीं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, और सभी के लिए। इसका मतलब है समाजवाद, सबको बराबर, ऊंच नीच की कोई भावना आप पैदा नहीं करेंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 41, 42, 43 ए, 41 ए से लेकर के ये रहा रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता, श्रमिक भागीदारी, यानी कि उन लोगों के उत्थान जो पिछड़े हैं उन लोगों का उत्थान करना, उनको रोजगार देना, शिक्षा देना, ये समाजवादी मूल्य हैं। केवल पंथ निरपेक्षता और समाजवाद को प्रस्तावना में जोड़ देने से ही ये प्रावधान शामिल नहीं हुए, और वो हट भी जाएंगे तब भी कोई प्रावधान में चेंज नहीं होगा। इसलिए कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक विवाद खड़ा करने की कहीं ना कहीं एक कवायद है, और जब ये खड़ा हुआ है तो हमें इसके सही संवैधानिक पहलू पता होना चाहिए, ठीक है ना। और अनुच्छेद 21, मूल अधिकार, लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, जो आपको दिया हुआ है ये रहा, राइट टू लाइफ की बात की गई है, जीवन की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता कैसी? जीवन के जीने की स्वतंत्रता, यानी कि डिग्निटीफुल लाइफ, सम्मान के साथ जीवन जीना। यानी कि मैं भाई भीख मांग करके या मुफ्त लेकर के मैं जीना नहीं चाहता, बिकॉज आई एम नॉट एनिमल, आई एम ह्यूमन बीइंग। मेरा अपना एक सम्मान है, मेरे हाथ हैं, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं, मैं अपने हाथ से कमाना चाहता हूं, मुझे बस अवसर की समानता चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे सर कुछ चाहिए। तो ये बात है, गर्मा में जीवन जीने का अधिकार है। मैं भीख क्यों मांगू? मुझे काम दो, मैं काम करूंगा, कमाऊंगा। और काम मांगना सरकार से कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई बुरी बात नहीं है। सरकार का कर्तव्य है ये कि करना चाहिए। अपने देश के लोगों को, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की उसको जरूरत है। तो यहां पर गर्मा में जीवन का मतलब हर तरीके का गर्मा में जीवन। मुझे स्वच्छ वातावरण चाहिए, मैं बीमार हूं, मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। ये सब आपके इसके अंतर्गत हैं। और इसी के अंतर्गत एजुकेशन का प्रावधान भी है कि मैं पढ़ना लिखना चाहता हूं, मेरे बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, और मुझे मेरी आय के अनुसार, मेरी क्षमता के अनुसार पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, जिससे कि मैं एक गर्मा में जीवन जी सकूं। इसीलिए अनुच्छेद 21 ए इसमें जोड़ा भी गया। तो रोजगार से लेकर के हर एक चीज तक का प्रावधान इसमें है, और यही वजह है कि समाजवाद के मूल्य ऑलरेडी आपके संविधान में मौजूद हैं। अब बताइए, तो प्रस्तावना में किसी शब्द के होने ना होने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हां, अब उनको हटाते हैं तो कहीं ना कहीं उन चीजों पर प्रहार करने का पहला कदम माना जाता है, माना जा सकता है कि भाई हटाने का, आप हटाना ही क्यों चाहते हैं, क्यों हटाना चाहते हैं? इसका मतलब आपका उद्देश्य कहीं ना कहीं गलत है। यह कह सकते हैं विपक्ष, और कह रहा है, और जब अंदर है तो बाहर भी रहने दीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। चलिए, अब इसी पर एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14 कानून के समकक्षता, 51A भाईचारा समरसता, 370 विशिष्ट राज्य की स्थिति, केवल 1 और 2, 3, 2 और 4, 1 और 4, और सभी विकल्प सही हैं। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं कि ये प्रावधान नहीं है, गलत है, ये आंसर सही है। और मेंस में आप देख सकते हैं
पंथ निरपेक्षता और समाजवाद भारतीय संविधान के मूल तत्व हैं, भले ही ये शब्द प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हों। इस कथन का विश्लेषण कीजिए, यही मैंने आपको डिस्कस किया है। आराम से आप लोग लिख सकते हैं। 2025-2026 के लिए बेहतरीन टॉपिक है। आप इसको पढ़िए और अपनी समझ को पूरी तरह विकसित कीजिए कि राजनीति का जो काम होता है राजनीति करना, अपने अपने उद्देश्यों को पूरी तरह अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं। और हम जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एजुकेटेड पर्सन की तरह और लॉजिक के साथ होना चाहिए। वही हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। और आप में से जो भी छात्र हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है 2026-2027 के लिए, उसके लिए प्रतिज्ञा बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज के साथ में है और इसमें आपकी मानसून धमाका सेल के तहत अभी आप लोगों को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। मात्र 12,999 रुपए में यह बैच मिल रहा है 30 तारीख तक, कल तक के लिए। तो जल्दी कीजिए, इस बैच का फायदा उठाइए। लेकिन कोड MK लाइव लगा करके इसका डिस्काउंट का बेनिफिट लिया जा सकता है। और कोई भी डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी पर, टेलीग्राम पर मुझे कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। और ये आपका टेलीग्राम बार कोड है जिसके थ्रू मुझसे आप कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है ना। और MK लाइव कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।